हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुएब मसरूर, अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स चैनल। तो बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर कंट्रोलिंग। अभी तक हम कवर कर चुके हैं अपने टर्म 2 का स्टाफिंग डायरेक्टिंग। अब हम आए अपने थर्ड चैप्टर कंट्रोलिंग की तरफ। तो बेटा कंट्रोलिंग क्या है? अब कंट्रोलिंग एक बहुत आसान सा पार्ट है, आसान सा चैप्टर है, छोटा सा। ठीक है, आओ इसको अब मजे से समझते हैं। तो कंट्रोलिंग आपका एक बहुत सिंपल सी टर्म है जिसमें हम कंपेयर करेंगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ में। डेट्स इट, इतनी सी चीज है। क्लियर कि हमने काम करने से पहले, यानी कि जब हमने प्लानिंग करी थी तो प्लानिंग के टाइम पे हमने प्लान किया था कि हमें अपना परफॉर्मेंस किस लेवल का चाहिए। ठीक है, हमने प्लान को ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए हमने स्टाफिंग की, फिर उसको डायरेक्ट किया। अब जब हमारा प्रोडक्शन होके हमारे सामने आया है तो अब हम चेक करेंगे कि जो भी चीजें हमने प्लान करी थी क्या उसके मुताबिक, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है। सिर्फ इतनी सी ही टर्मिनोलॉजी को या इतने से कंपैरिजन को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों कंट्रोलिंग को करना चाहिए? सबसे पहला, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब देखो बेटा क्या है, आपने प्लानिंग के टाइम पे गोल तो सेट कर लिया कि मुझे 10,000 यूनिट्स चाहिए, 1 लाख यूनिट्स चाहिए, लेकिन क्या वो ऐसे ही तैयार हो जाएंगे? वो नहीं हो पाएंगे। कब तक नहीं हो पाएंगे? जब तक कि आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट होने से नहीं बचाओगे, आप अपने वर्कफोर्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे, तब तक वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग करें ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाए। नेक्स्ट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। इट मींस कि हमने प्लानिंग के टाइम पे ये डिसाइड किया था कि हमें मार्कर अपना इस शेप में चाहिए। क्लियर? अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट में कभी भी वो एक्यूरेसी नहीं ला पाएंगे जो कि हमने प्लान की थी। इसलिए हम कंट्रोल करते हैं कि जो भी हमारी प्लान परफॉर्मेंस थी क्या वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं। नेक्स्ट है आपका मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज मींस, जैसा अभी आपको बताया कि कंट्रोलिंग के टाइम पर हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने दे सकते, हम अपने वर्कफोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे। और इसलिए क्या होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करेंगे ताकि हमारा कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो। अगर हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होंगे इट मींस कि हमारी कॉस्ट हाई जाएगी, हमारा टाइम वेस्ट होगा और कभी भी हमारे प्रोडक्ट्स या एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जब जब हम कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोलिंग के जरिए हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं कि तुम काम करने में कहां गलतियां कर रहे हो। गाइडिंग के जरिए उसको हेल्प कर सकते हैं कि इस काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब कंट्रोलिंग इसलिए भी की जाती है कि हमारे हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया था ऑर्डर, ठीक है, एक प्रिंसिपल दिया था डिसिप्लिन। ये ऑर्डर और डिसिप्लिन कब आता है? आपका कंट्रोलिंग से। आपने स्टाफिंग करी, स्टाफिंग करने के बाद में आपने अपने पूरे वर्कफोर्स को इनफॉर्मली छोड़ दिया। जब इनफॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स को छोड़ दिया जाएगा तो क्या वो काम करेंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो आपका क्या करेंगे? वो आपके गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को लाना इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। क्यों? बिकॉज हमें अगर अपनी प्लांट परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस में लेकर आना है तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने प्रोडक्शन की क्वालिटी को मेंटेन करना है, बल्कि हमें अपनी हर एक चीज को कंट्रोल करना है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज हो, हमारा वर्कफोर्स हो, हमारे क्या नाम है रिसोर्सेज हो, हमारा टाइम हो, हमारी कॉस्ट हो। यहां पर हमें हर एक चीज को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट आते हैं कि हमारी कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। भाई इतने सारे फायदे और इंपॉर्टेंस हैं तो कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्लियर? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लान परफॉर्मेंस क्या हो। ठीक है, तो उस टाइम पर हमें दिक्कत आती है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स किस बेसिस पर बनाएं जो कि हर एम्प्लॉय उस बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर पाए। नेक्स्ट आता है नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब क्या है, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली तो सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर लिया? हमने अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया,
एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया, उनको गाइड कर दिया, अपने टाइम को मैनेज कर लिया, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, जैसे कि हमारे पास में लॉकडाउन आ गया, कोई पैंडेमिक आ गया, या कोई नेचुरल फैक्टर्स आ गए, या इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और इसकी वजह से पॉसिबिलिटीज है कि हमारे प्लांट परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट ना हो पाए। नेक्स्ट आता है आपका रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, ये एक और लिमिटेशन है, यानी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग तो लाना चाह रहे हैं लेकिन हमारे एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, क्या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? तो यहां रोल प्ले करेंगे हमारे मैनेजर्स, हमारे मोटिवेटर्स, जो उनको मोटिवेट करके और गाइड करके कंट्रोलिंग की तरफ लाएं। नेक्स्ट है आपका कॉस्टली अफेयर। अब ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग आप कर रहे हो, ठीक है, आपने बोल दिया, सामने वाले ने कर दिया और वो हो गया, ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग इज ऑल्सो अ कॉस्टली, ठीक है। जिस तरीके से मोटिवेशन कराना आपको कॉस्टली पड़ता है, इसी तरीके से कंट्रोलिंग कराना भी कॉस्टली पड़ता है। इसके लिए भी आपको एक डिपार्टमेंट और टीम डेवलप करनी पड़ती है जो कि हर एक चीज पे नजर रखेगी। जैसे कि हमारे पास में HRM था। अब ये HRM क्या काम करता है? HRM का काम होता है लोगों पे नजर रखना, ठीक है। और HRM की टीम किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी 15, 20, 30 लोगों की टीम होती है। अब उन लोगों का काम क्या है? लोगों को कंट्रोल करना, उन अपने वर्कफोर्स को, अपने एम्प्लॉयज को परफेक्टली यूटिलाइज करना, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, उनसे से ज्यादा आउटपुट निकलवाना। ये रोल आपका किसका है? HRM का। और HRM भी क्या काम कर रहा है? अपने यहां पर कंट्रोलिंग कर रहा है। चलो भाई, अब हम देखेंगे अपना कंट्रोलिंग प्रोसेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग कैसे करी जाए। सबसे पहले होगा हमारे पास में सेटिंग अप स्टैंडर्ड, यानी कि हमें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने होंगे कि जो हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका क्या लेवल होगा। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, इस मार्कर को प्रोड्यूस करने से पहले भी इसके एक स्टैंडर्ड सेट हुआ होगा कि हर प्रोडक्ट की डिमेंशंस, हर प्रोडक्ट का साइज और हर प्रोडक्ट की क्वालिटी इसी बेसिस पे होनी चाहिए। ये ऐसे ही स्टैंडर्ड बना के अपने पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे दिए गए होंगे, ताकि हर एम्प्लॉय हर लेवल पर स्टैंडर्ड्स को चेक कर सके क्या ये इसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर हम मैगी की ही बात करें तो मैगी भी अराउंड 450 टेस्ट, अराउंड 150 या 450 टेस्ट स्टैंडर्ड्स पास होके तब वो हमारे पास में आती है। अगर वो उन सारे 150 टेस्ट में से किसी एक टेस्ट में भी फेल हो जाती है तो उस पूरे बैच को एलिमिनेट कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद में हम करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को मीजर। परफॉर्मेंस कैसे मेजर करी जाएगी? अब हमने अपने पास में एक परफॉर्मेंस को प्लान किया था कि हमें ये चाहिए, उसके बाद में हमारे पास में एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई। अब जो हमारे पास प्लान परफॉर्मेंस और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद में हम उन्हें कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर कैसे करना है? कंपेयर हमें ये करना है कि भाई मैंने तुमसे कहा था कि ये बन जाए, क्लियर, लेकिन तुमने जो बनाया वो इससे ज्यादा बना दिया या इससे कम बना दिया। तो अभी हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में अपनी चीजों को सिर्फ कंपेयर करना है कि जो हमारे पास में प्लांट और एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद में हम करेंगे एनालाइज डेविएशंस। डेविएशंस क्या होते हैं? डिफरेंस। अब जैसे मानो कि मैंने कहा था कि प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए, क्लियर, लेकिन तुमने जो है प्रोडक्ट बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। या मान लो कि बना दिया प्रोडक्ट को एकदम परफेक्ट सर्किल, क्लियर। तो अभी ये जो डेविएशन है ये आपके पास में आ गया, ठीक है, नेगेटिव में, और ये जो डेविएशन है आपके पास में ये आ गया आपके पास में पॉजिटिव में। तो अभी हम अपने डेविएशंस को एनालाइज करेंगे कि डेविएशंस कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं। मानो हमने टारगेट रखा था अपना 1000 यूनिट्स का, लेकिन तुमने बना दिए, एक ने 900 यूनिट और एक ने बना दिए 1100 यूनिट। तो अब भी फौरन से समझ में आएगा कि सर जिसने 1100 बनाए वो तो बेहतर हुआ। नहीं बेहतर हुआ, क्यों? क्योंकि उसने हमारे रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर लिया, उसने हमारे रिसोर्सेज वेस्ट करे। जो एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स बनाने के लिए रिसोर्सेज काम में लगे हैं, हम उनको किसी दूसरे प्रोडक्शन पे लगा सकते थे और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो ये 100 जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं हमारे लिए किसी काम के नहीं होंगे। डेविएशंस एनालाइज करने के बाद में हम करेंगे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस आ रहे हैं उन्हें अब हम कंट्रोल करेंगे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस जो आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं और इनको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और लास्ट पॉइंट आता है टेकिंग करेक्टिव मीजर्स, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस में हम फिर से उन्हीं चीजों को मीजर्स करते हुए चलेंगे। देखो जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और टेकिंग करेक्टिव मीजर्स, इन पूरे प्रोसेस में हम इन तीनों में यही काम करते रहेंगे कि जो भी हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस
आ रहे हैं उनको किस बेसिस पे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर कमी हो रही है, मैनेजमेंट में क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास में आएंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है, किस तरीके से उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। क्लियर? तो जब भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग करेंगे हमारे पास में ये प्रोसेस चलेगा। क्या? सबसे पहले सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, फिर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को मीजर, कंपेयर करेंगे अपनी एक्चुअल और प्लांट परफॉर्मेंस को, डेविएशंस को एनालाइज करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल्स फाइंड आउट करेंगे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और उसके बाद में उन करेक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। चलो भाई, अभी हमारे पास यहां पे कंट्रोलिंग का एक और टॉपिक है, वो है आपका टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। कि भाई हमने समझ लिया कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस हमने समझ ली, लिमिटेशंस हमने समझ ली, कंट्रोलिंग करना कैसे है, प्रोसेस हमने समझ लिया। अब ये देखते हैं कि कंट्रोलिंग करने की टेक्निक्स क्या है। तो कंट्रोलिंग को दो तरीके से कंट्रोल आज भी किया जा रहा है, जिसमें एक है हमारे पास में ट्रेडिशनल मेथड्स और एक है हमारे पास में मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स की बात करें तो पहला आता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में हमारे सुपीरियर्स सबऑर्डिनेट्स को वर्क के टाइम पे, यानी कि जब वो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं उसी टाइम पर उनको ऑब्जर्व करते हैं, और अगर उनके पास कुछ डेविएशंस उसे लगते हैं सुपीरियर को, तो वहां पर वो उनको ट्रेन और गाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स मींस कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हमारे वर्कफोर्स की, हमारे प्रोडक्शन की, सेल्स की, कॉस्ट की एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हमारे पास में ग्राफ्स होते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं, चार्ट्स होते हैं और कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं। उसके बेसिस पे वहां से यूजफुल इंसाइट्स निकाले जाते हैं और पता किया जाता है कि कहां पे कुछ डेविएशंस आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस एक वो पॉइंट होता है जहां पे ना तो कॉस्ट और नो प्रॉफिट पे हम वर्क कर रहे हो। तो यहां पे ट्रेडिशनल मेथड में ब्रेक इवन एनालिसिस में हम पता करते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है और उसके बेसिस पे हम कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल में क्या है कि जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट ने उसने एक बजट बना दिया कि भाई हमारा बजट है 10,000 करोड़ का, लेकिन उस बजट को इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, क्या वो बजट हमारा ज्यादा हो रहा है या बजट हमारा कम पड़ रहा है, ये सारा होता है बजटरी कंट्रोल। कि मैंने भाई तुम्हें 10,000 करोड़ का बजट दे दिया था, अब आगे उसको जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है क्या वो इफेक्टिवली किया जा रहा है या नहीं, ये आता है आपका बजटरी कंट्रोल। तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स में हमारे पास 4 वे होते हैं। पहला होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, ब्रेक इवन एनालिसिस और बजटरी कंट्रोल। मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो पहला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने इन्वेस्टमेंट किया अपने किसी प्रोजेक्ट में, अब उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से कितने रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं, इसके एनालिसिस पहले ही हमें लगा लेने हैं। ऐसा नहीं है ट्रेडिशनली कि पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर साल 2 साल में देख लेंगे कितना रिटर्न आ रहा है, बल्कि अब मॉडर्न टेक्निक्स क्या होती हैं कि यहां पर हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही रिटर्न्स को एनालाइज कर लेते हैं। अगर हमें लगता है आने वाले टाइम पे रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, तभी जाके हम आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक ऐसे ही स्टॉक मार्केट की टिप, क्लियर? जैसे अगर आप लोग इस एज में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, और करना भी चाहिए, एक अच्छी एज है इन्वेस्ट करने के लिए, तो किस में इन्वेस्ट करा जाए? भाई 2022 चल रहा है, तो ऐसा करते हैं मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहा हूं जो कि बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये एक मेरे लिए अच्छा रास्ता है, ठीक है। ऐसे भी लोग सोच के इन्वेस्ट करते हैं, बट मे बी हो सकता है आने वाले टाइम में जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो ना चल पाए, तो भाई अब हमें कब इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अभी हमारी यंग एज है, हम जो उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेंगे वो अपनी 50-60 के टाइम पे करेंगे, तो भाई हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब ये सोचो कि अगर तुम 2022 में हो और तुम्हारा टारगेट है 2030 में विड्रॉ करने का, तो ये सोचो कि 2030 में कौन सी ऐसी मार्केट होगी जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। जैसे अगर हम आज के टाइम पे देखें तो आईटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वॉर इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब कर रही है अब जैसे भी है, ठीक है। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि आज जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 साल बाद उसके क्या रिटर्न्स मिलेंगे और 10 साल बाद वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही होगी। ये सब चीजें कैसे की जा सकती हैं, ये आती हैं आपकी रेशियो एनालिसिस से।
जो कि हमारे एक अकाउंट्स का पार्ट है। अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं रेशियो, अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर, जिसमें हम रेशियोज के बेसिस पे किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं कि वो कंपनी इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर रही है, क्या वो कंपनी प्रॉफिट में है, क्या वो कंपनी आने वाले टाइम पे लॉसेस बियर कर सकती है, क्या वो कंपनी अपने डेट्स क्लियर कर पा रही है, क्या वो कंपनी मार्केट से अपने जो उसने डेटर्स हैं उनसे पैसा रेस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ये सारे पार्ट हो जाते हैं आपके रेशियो एनालिसिस के। जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो हमारी अपनी खुद की ही कंपनी क्यों ना हो, तो चीजों को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम यहां पर रेशियो एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मींस कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट को क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा जो कि सेल्स से रिलेटेड पिचेस जितनी भी होंगी उसकी अकाउंटिंग हमें प्रेजेंट करेगा। एक कॉस्ट इफेक्टिव डिपार्टमेंट हमारे पास अलग हो जाएगा जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग देगा। एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग हो जाएगी जो हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स प्रोवाइड करेगी। फिर आता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है। मैनेजमेंट ऑडिट में हम ये पता करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस किस तरीके से यूटिलाइज हो पा रहे हैं, क्या रिसोर्सेस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या रिसोर्सेस को कॉस्ट मैनर में इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। ये होगा हमारा मैनेजमेंट ऑडिट। लास्ट आता है हमारा पर्ट और सीपीएम। अब ये पर्ट और सीपीएम जो है वो सारी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि आपकी शिपिंग इंडस्ट्री हो गई, आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो गई, ये ज्यादातर पर्ट और सीपीएम टेक्निक्स वहां अप्लाई होती हैं। अब पर्ट जो है बेटा वो बेसिकली काम करता है आपकी टाइम कटिंग पर। जैसे कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है तो जो हमने टाइम लिमिट सेट की है उससे पहले पहले कैसे हमें उसे पूरा करना है, पर्ट टेक्निक इस पर काम करती है। सीपीएम टेक्निक जो है वो क्या करती है, सीपीएम टेक्निक जो होती है वो कॉस्ट बेसिस पे काम करती है कि जो भी हमने अपना प्रोजेक्ट सेट किया है उसमें हम अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ये होती है आपकी पर्ट और सीपीएम टेक्निक। ठीक है, पर्ट जो है वो आपके टाइम बेसिस पे काम करती है और सीपीएम जो है वो आपके कॉस्ट बेसिस पे काम करती है। ये पर्ट और सीपीएम की जो बारे में है ये आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझने के लिए बताया है। बाकी आपको बुक्स में इसके आधे आधे पेज की इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी जो कि एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा नटशेल में आपको बताया जा रहा है कि पर्ट का मतलब होता है कि टाइम को कैसे कम करना है जो भी हमने अपने प्रोजेक्ट का सेट किया है, और सीपीएम की जो भी हमने कॉस्ट सेट की है टाइम से पहले पहले कम से कम कॉस्ट पे उसको कैसे अचीव करना है ना। एक चीज होती है ना कि भाई मैंने टाइम से पहले तो पूरा कर दिया लेकिन मेरी कॉस्ट ज्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन सीपीएम क्या कहती है कि टाइम से पहले तो पूरा करो लेकिन साथ ही में उसकी कॉस्ट को भी यूटिलाइज करो, लेकिन इतना नहीं कि वो कॉस्ट ज्यादा हो जाए। हमें कॉस्ट को हमेशा क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग जो है वो एक छोटा सा आपका पोर्शन है इस पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस का, जिसमें हमने प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग बेटा एक बहुत बेसिक सा रहा कि जिसमें हम अपनी प्लांट परफॉर्मेंस को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में चेक कर रहे हैं। जो डेविएशंस आ रहे हैं उन्हें चेक कर रहे हैं कि वो डेविएशंस पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। डेविएशंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे डेविएशंस आपके नेगेटिव हो, दोनों ही डेविएशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छे नहीं होते। प्लस एक पॉइंट यहां पर प्लस पॉइंट आपको दिया जा रहा है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग मैनेजमेंट के एक ऐसे फंक्शन है जो दोनों सिमिलर है। क्लियर, अगर आपके पास एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आता है कि मैनेजमेंट के ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो कि सिमिलर हैं, तो वो है आपका प्लानिंग और कंट्रोलिंग। अभी किस बेस पे है ये सिमिलर, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही आपके फ्यूचरिस्टिक होते हैं और दोनों ही आपके बैकवर्ड लुकिंग, यानी प्लानिंग और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है और प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपके बैकवर्ड लुकिंग भी है। और इसी बेसिस पे यही क्वालिटी जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग को दोनों को सिमिलर बनाती है। तो अब आपसे उम्मीद करते हैं कि पिछले चैप्टर्स की तरह आपको ये चैप्टर्स भी बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ में सब्सक्राइब करें।